आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट को कवर करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो यहाँ पे हम चैप्टर पढ़ने के साथ साथ फिजिक्स को देखेंगे भी। इसका मतलब मैं डेमोन्स्ट्रेशन और एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपको फिजिक्स को दिखाऊंगा, जो कि बहुत ही रेयर ऐसा होता है। तो यहाँ पे आप पहले फिजिक्स को समझते भी जाएं और साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा उन वीडियोस का जिनमें हमने डेमोन्स्ट्रेशन और एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो आप वहाँ जाके फिजिक्स को देख भी सकते हैं, क्योंकि जब हम फिजिक्स को देखते हैं तो फिर हमें चीज़ें जो है ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहती हैं और हमें फिजिक्स को समझने में भी आसानी होती है। तो वीडियो में हम 12th क्लास के चैप्टर फर्स्ट की स्टडी करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो ये चार्ज एंड फील्ड जो है ये फिजिक्स की ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसके अंदर आता है। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ द फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज एट रेस्ट। तो ये फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं जब चार्ज आपका रेस्ट में रहता है। तो रेस्ट चार्ज की स्टडी करना ही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे हम जो 12th क्लास है चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर हैं। इसका मतलब इसमें चार्ज के रेस्ट होने की प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ेंगे। जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो वो कैसी फिनोमिनाएं प्रोड्यूस करता है उसके बारे में ज़रा यहाँ पे हम समझेंगे। तो अब ज़रा हम चार्ज को भी समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो चार्ज इज़ अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इसका मतलब बच्चों चार्ज जो है आपका किसी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जो उस मैटर के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। इसे ज़रा समझें एक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए आपके पास में छोटे छोटे पेपर पीसेस हैं और ये किसी सरफेस पे आप बिखेर दें और एक स्केल या कोई कॉम लें जिसे हेयर से रब करें कुछ देर और फिर उसे उस पेपर पीसेस के नियर अबाउट लेकर जाएं, तो आप ये देखेंगे कि वो पेपर पीस जो है इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि वो पेपर पीस इजीली जो अट्रैक्ट हुए क्यों हुए, तो आप बताएंगे क्योंकि उस पर कोई चार्ज आ चुका है। अगर उस पर चार्ज आ चुका है तो ये चार्ज आया कहाँ से, तो आप बताएंगे क्योंकि जैसे ही हमने उसको रब किया तो फ्रिक्शन के दौरान जो आपके हेयर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्केल पर ट्रांसफ़र हो गए। तो अगर स्केल पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गए तो हर बॉडी जो है न्यूट्रल होती है, और न्यूट्रल होने के बाद जैसे ही किसी बॉडी पे अगर एक्सिस चार्ज आ जाता है, किसी दूसरी बॉडी से चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी जो है वो चार्ज हो चुकी है। तो इस चार्ज की प्रॉपर्टी की वजह से ही बॉडी ने उन छोटे छोटे पेपर पीस को अट्रैक्ट किया, जिससे हम कह सकते हैं कि उसके पास इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, मतलब यहाँ पे जिससे हम कह सकते हैं कि उस बॉडी के पास मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। चलिए अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई बैलून है और आप उस बैलून को हेयर से रब करते जाएं लगभग 5-7 मिनट, तो उस पर चार्जेस जो है आपका ज़्यादा अमाउंट में आ जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ज़्यादा उस पर स्टोर हो जाएंगे, और जैसे ही आप एक बंद ट्यूबलाइट के पास उस बैलून को लेकर जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि वो बैलून जो है आपका उस ट्यूबलाइट को कुछ मोमेंट के लिए, कुछ सेकंडों के लिए ग्लो कर देता है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी चार्ज की वजह से आपने देखा लाइट ग्लो हुई, इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आया। तो वही हमने बात की कि चार्ज किसी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जो मैटर के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। तो अब ज़रा इसके बाद ज़रा हम समझेंगे कि चार्ज का कंसेप्ट क्या होता है। तो द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर किसी बॉडी के पास में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं तो इसका मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर द शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब अगर किसी बॉडी के पास में आपके इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो बेसिकली चार्ज का जो कंसेप्ट है वो ये है कि अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो अगर मैं देखूं इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन किसी बॉडी पे बराबर हैं तो वो बॉडी जो है न्यूट्रल कहलाती है, जबकि अगर हम कहें कि किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो वो बॉडी जो है नेगेटिवली चार्ज कहलाती है, क्योंकि उस पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉनों से कहीं ज़्यादा हैं। अगर किसी बॉडी पे प्रोटॉन्स की
क्वांटिटी जो है ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होगा। इसका मतलब जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। आपके हेयर से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके निकल चुके थे, तो इसका मतलब आपके हेयर पे वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और जबकि स्केल पर इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ चुका होगा। तो इस वजह से उस स्केल ने छोटे पेपर पीसेस को, कागज़ के छोटे पेपर पीस को अट्रैक्ट किया। तो अब ज़रा आप जान ही चुके हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज आपने समझा कि इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा होना नेगेटिव चार्ज को प्रोड्यूस करता है, और इलेक्ट्रॉन्स का किसी बॉडी पे प्रोटॉनों से कम होना पॉजिटिव चार्ज को प्रोड्यूस करता है। अब याद रखें, अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं या दो नेगेटिव चार्जेस हैं तो उन दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इसका मतलब एक दूसरे को रिपल करेंगे, और अगर एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हैं तो उनके बीच में यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लाइक चार्ज रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो अब समझ लेते हैं चार्ज की यूनिट क्या होती है। तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम, जिसे कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज की यूनिट को कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि चार्ज को हम Q के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी बॉडी पे कितना चार्ज है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है प्लस माइनस NE। अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस NE, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा माइनस NE। पॉजिटिव चार्ज कब होगा, मान लीजिए उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर उस पर इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं किसी दूसरी बॉडी से तो उस पर चार्ज होगा माइनस NE। तो अगर हम देखें कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो 1 कूलम चार्ज में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन्स के पास में -1.67 × 10⁻19 कूलम चार्ज रहता है। और अगर चार्ज की अदर यूनिट्स के बारे में बात करें, क्योंकि ये कूलम जो है एक बहुत बड़ी यूनिट है, कोई भी बॉडी अभी तक ऐसी नहीं है जो 1 कूलम चार्ज को स्टोर कर सके हमेशा के लिए। तो इसके लिए फिर छोटी यूनिट्स बनाई गई जो कि हैं आपकी EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स, और ESU जो है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। तो आपने जैसा कि देखा कि अगर 1 कूलम चार्ज को के लिए हमें स्टोर करके रखना है तो हमें अर्थ से भी एक बहुत बड़े स्पेयर की ज़रूरत होगी। तो इस वजह से हम चार्ज को छोटी यूनिट्स के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो है EMU और ESU। 1 कूलम चार्ज जो है 10⁻⁻1 EMU के बराबर रहता है, जबकि 3 × 10⁻⁹ ESU के बराबर रहता है। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखें चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला है AT। ये AT जो है आया कैसे है, तो आपको पता है कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है करंट, और करंट का फॉर्मूला होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब Q/T। E का डायमेंशनल फॉर्मूला है आपका एम्पियर, और T मतलब टाइम। तो इसका मतलब इससे आप ये डायमेंशनल फॉर्मूला जो है ड्राइव कर सकते हो। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जैसा कि आप जानते हैं चार्ज के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो देखिए आगे हम समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में हम इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टीज होगी, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द बॉडी द मास ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी द मास ऑफ द बॉडी विल डिक्रीज। अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो याद रखें उसने कुछ मास को ले लिया है, इसका मतलब उसका कुछ मास इंक्रीज हो जाएगा। अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं तो उसने कुछ पार्टिकल्स को अपने से निकाल दिया है, तो इसका मतलब उसका कुछ मास जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब सेकंड प्रॉपर्टीज हम समझेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है एनी चार्ज इन नेचर एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब किसी बॉडी पर जो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे आपके वो हमेशा प्लस माइनस NE की फॉर्म में होंगे। इसका मतलब कोई भी बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन्स को इंटीग्रल फॉर्म में ही रखेगी। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास में बॉडी A है और एक बॉडी B है, और A बॉडी B बॉडी को आपका 10 इलेक्ट्रॉन्स दे देती है, तो A बॉडी पे चार्ज जो है प्लस 10E हो जाता है, क्योंकि जिसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं उस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, जिससे उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जिसने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं उस पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, एक्सेस हो जाएंगे, और एक्सेस होने पे उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब जैसा कि आपने समझा कि
यहाँ पे कोई बॉडी जो है हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में ही इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर सकती है या फिर ले सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी बॉडी आपकी फ्रैक्शनल फॉर्म में या फिर आपकी डेसिमल फॉर्म में भी इलेक्ट्रॉन्स को ले। तो जैसे कि ये देखें, मान लीजिए ये 10 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर सकती है, 20, 30, 40, 5, 6 जो भी कर सकती है, बट ये 5.5, 6.5, 2.5 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती और ना ही दूसरी बॉडी इस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स को ले सकती है। तो ऐसा मानना है सीबीएसई का कि भाई चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है। इसका मतलब चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ा नहीं जा सकता है, प्रोटॉनों को तोड़ा नहीं जा सकता है, चार्ज पार्टिकल्स को आप नहीं तोड़ सकते हो, ऐसा सीबीएसई का मानना है। बट आज अगर हम नीट या फिर आईआईटी के बारे में भी स्टडी करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा भी पता होना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स का मानना है कि आज इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स को हम आगे भी फार्दर भी तोड़ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पहले जे थॉमसन ने बताया कि हम एटम्स को तोड़ सकते हैं और ये एटम जो है 2 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होगा, जिनमें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड आपका पॉजिटिव पार्टिकल्स, जिसको प्रोटॉन आगे चल के बोला गया। तो आगे चल के जे चैडविक ने एक और थर्ड पार्टिकल को इंट्रोड्यूस कराया जिसका नाम था न्यूट्रॉन। और आज जो पार्टिकल फिजिक्स है उसका मानना है आज बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, जिनमें आपके फोटॉन, मेसॉन, पाई मेसॉन, बोसॉन, हेप्टॉन और आपके एंटी न्यूट्रिनो, प्रोटीनो, बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं आज पाए जाते हैं। तो ये सारे पार्टिकल्स जो हैं आपके, ये सभी बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जिसे हम क्वार्क कहते हैं, क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। इसका मतलब आज एटम की सबसे छोटी जो फॉर्म है वो क्वार्क है। जब ये क्वार्क छोटे अमाउंट में जुड़ते हैं तो इसका मतलब वो आपके लेप्टॉन्स बना देते हैं, और क्वार्क और लेप्टॉन्स अगेन जुड़ते हैं तो फिर ये हिग्स बोसॉन नाम के पार्टिकल्स को बनाते हैं। और हिग्स बोसॉन जो पार्टिकल्स है ये आपके फोर्स कैरियर होते हैं। इसका मतलब ये फोर्स को बनाते हैं। अब फोर्स बनाने का मतलब है, जैसे आपको पता है यूनिवर्स में 4 फोर्सेस हैं, वो 4 फोर्सेस जो हैं आपके हिग्स बोसॉन पार्टिकल से ही मिलकर बने हैं। तो इसका मतलब आपको जो, अगर आप नीट या आईआईटी के लिए स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये बातें थोड़ी सी पता होनी जरूरी हैं। बट अगर सीबीएसई के लिए ही आप जा रहे हैं तो फिर आपको केवल चार्ज को क्वांटाइज्ड ही मानना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जरा हम अगली प्रॉपर्टीज समझते हैं, मेजर्ड वे। तो चार्ज को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे उसको बता सकते हैं किसी बॉडी पे चार्ज है कि नहीं। तो बेसिकली हम चार्ज को डिटेक्ट करते हैं। तो चार्ज कैन बी डिटेक्टेड बाय द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप या इलेक्ट्रोमीटर, वोल्टमीटर या बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। आप चार्ज को, ये जो डिवाइसेस हैं इनके द्वारा आप मेजर करते हैं, मतलब डिटेक्ट करते हैं। खासकर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है ये हमारा सबसे रिलायबल डिवाइस होता है, जिसके द्वारा हम चार्ज को किसी बॉडी पे पता कर सकते हैं कि ये बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है। फिर आप इलेक्ट्रोमीटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, वोल्टमीटर का भी और बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का भी। लेकिन आपको याद रखना है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जिसे हम इलेक्ट्रोस्कोप भी कह सकते हैं। अब अगली प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बच्चों। चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज हमेशा इनवेरिएंट होता है। इसका मतलब चार्ज की वेलोसिटी, कोई चार्ज पार्टिकल है, आप उसकी वेलोसिटी को कितना भी इंक्रीज कर लें या कितना भी स्लो कर लें, लेकिन चार्ज की वैल्यू जो है वो कभी चेंज नहीं होगी। तो चार्ज इनवेरिएंट होता है। चार्ज ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। इसका मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल है, आप उसकी वेलोसिटी को कितना भी इंक्रीज कर लें, अगर उसकी वैल्यू 1 कूलम है तो कितना भी आप चार्ज को तेजी से मूव कराएं या स्लो मूव कराएं तो चार्ज की वैल्यू हमेशा वही रहती है। इसका मतलब चार्ज को आप चेंज नहीं कर सकते उसकी वेलोसिटी को बढ़ा करके या घटा करके। जबकि मास तो आपको पता है वेरिएंट होता है। इसका मतलब मास को, अगर आप कोई भी बॉडी है जिसको आप लाइट की वेलोसिटी से मूव कराते हो तो आपको पता है कि उसका मास जो है वो इंक्रीज होने लगता है, ऐसा जैसा कि मानना है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। तो बच्चों, 5th प्रॉपर्टीज, चार्ज इज कंजर्व। चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो हम चार्ज को बना सकते हैं, ना ही हम चार्ज को खत्म कर सकते हैं, ऐसा मानना है सीबीएसई का। बट आज मॉडर्न फिजिक्स का मानना है कि हम चार्ज को बना भी सकते हैं और चार्ज को ख़त्म भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी जो है मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग गलत है। अगर आप नीट या आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि चार्ज को बनाया भी जा सकता है और चार्ज को ख़त्म भी किया जा सकता है। तो देखते हैं चार्ज को कैसे बनाते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक्स रेज, और ये एक्स रेज अगर एक फोटोन
पार्टिकल से टकरा जाए, फोटोन तो आप जानते होंगे लाइट जो है फोटोनों के पैकेट से ही मिलकर बनती है। तो अगर कोई फोटोन जो है वो एक्स रेज से टकरा जाए या इंटरैक्ट हो जाए तो इस प्रोसेस में दो पार्टिकल्स बनते हैं। एक पार्टिकल्स आपका होता है इलेक्ट्रॉन्स जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, और दूसरा पार्टिकल है आपका पॉजिट्रॉन। तो इसका मतलब इससे आपने देखा दो पार्टिकल्स बने, एक इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन। तो अब एक चीज़ देखें, क्या फोटोन पे कोई चार्ज था? तो नहीं, फोटोन पे कोई चार्ज नहीं था। क्या एक्स रेज पे कोई चार्ज है? नहीं, एक्स रेज पे भी कोई चार्ज नहीं था। तो इसका मतलब टकराने से पहले या इंटरैक्ट करने से पहले ना तो फोटोन पे कोई चार्ज था, ना ही एक्स रेज पे कोई चार्ज है। बट जैसे ये इंटरैक्ट हुए तो उसके दौरान जो पार्टिकल्स बने आपके पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों पे चार्ज है। तो हमेशा याद रखेंगे कि चार्ज को बनाया भी जा सकता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, याद रखना है, इसको कहा जाता है पेयर प्रोडक्शन अगर नीट या आईआईटी के लिए आप तैयारी में हैं। ठीक है, तो याद रखें यहाँ पे फिर एक और चीज़ याद रखें कि आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मास ऑफ पॉजिट्रॉन के बराबर ही होगा। बट आपको ये भी समझना होगा पॉजिट्रॉन और जो प्रोटॉन है वो क्यों अलग हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पे पॉजिट्रॉन का जो मास है वो आपका प्रोटॉन के मास से काफ़ी कम होता है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, इस वजह से दोनों अलग हैं। चार्ज इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का बराबर है, सबसे ज़्यादा मास न्यूट्रॉन्स का होता है, उससे कम प्रोटॉन का और सबसे कम इलेक्ट्रॉन का। जितना मास इलेक्ट्रॉन का है उतना ही मास पॉजिट्रॉन का भी होता है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखें। चार्ज को बनाया, अगर आपको चार्ज को ख़त्म करना है तो इस प्रोसेस को हम पेयर प्रोडक्शन कहेंगे। तो पेयर प्रोडक्शन को भी ज़रा तो ये तो आपने चार्ज को बनाया, अगर हमें चार्ज को ख़त्म करना है तो इस प्रोसेस को हम एनिलेशन कहते हैं। तो एनिलेशन कैसे काम करता है उसको ज़रा समझ लीजिए आप लोग। इसमें ये हमारे पास दो आपके पार्टिकल्स हैं, एक है आपका इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा है आपका पॉजिट्रॉन। अगर ये दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट हो जाएं तो इसके द्वारा जो आपका पार्टिकल्स बनेगा उसको हम बोलते हैं फोटोन। तो फोटोन आपको पता है फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे चार्ज था बट अब चार्ज खत्म हो चुका है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनिलेशन। तो इसका मतलब बच्चों आपने समझा कि पेयर प्रोडक्शन में हम चार्ज को बना सकते हैं और एनिलेशन में हम चार्ज को ख़त्म कर सकते हैं। तो चार्ज को बनाया भी जा सकता है और चार्ज को ख़त्म भी किया जा सकता है। तो अब देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे 6, चार्ज रिजाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। चार्ज हमेशा कंडक्टर बॉडी के सरफेस पे रिजाइड करता है, सरफेस पर रहता है। तो देखें ये कोई कंडक्टर बॉडी है तो चार्ज हमेशा इसके आउटर सरफेस पे ही रहेगा। ऐसे ये भी कंडक्टर बॉडी है तो चार्ज इसके आउटर सरफेस पे ही रहेगा। बट अगर कोई इंसुलेटर बॉडी है तो चार्ज उसके आउटर सरफेस के साथ साथ उसके इनर सरफेस पे भी रहेगा। तो याद रखें बच्चों, चार्ज कंडक्टर के तो आउटर सरफेस पे रहता है बट इंसुलेटर के अंदर और बाहर दोनों जगह चार्ज हो सकता है। तो इसके बाद 7 प्रॉपर्टीज को समझें। चार्ज डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। चार्ज डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। इसका मतलब चार्ज जो है शार्प एज पे ज़्यादा रहना पसंद करता है। शार्प एज का मतलब जहाँ पे स्पेस छोटा होता है वहाँ पे चार्ज ज़्यादा रिजाइड करना चाहेगा, और जहाँ पे चार्ज सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वहाँ चार्ज कम होगा। तो इसका मतलब चार्ज डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। चार्ज डेंसिटी सरफेस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सरफेस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। तो देखो यहाँ चार्ज कम है, जैसे ही सरफेस एरिया कम होगा तो चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब जरा 9 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एक्सीलरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी। अगर मैं ये कहूँ आपको कि चार्ज रेस्ट में है तो याद रखें उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनेगा। अगर चार्ज मूव करता होगा तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही बनेंगे अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब उसके पास में एक्सीलरेशन है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कम या ज़्यादा हो रही है। तो इस सिचुएशन में उस चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी दोनों मतलब तीनों ही चीज़ बनेंगी। और ये एनर्जी जो है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती है, जिसको हम चैप्टर 8 में स्टडी करेंगे।
तो याद रखें, चार्ज रेस्ट में है इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, चार्ज मोशन में है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनेंगे। और अगर चार्ज आपका कांस्टेंट वेलोसिटी में नहीं है, इसका मतलब उस पर एक्सेलरेशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी जो कि EM वेव की फॉर्म में होगी वो भी बनेगी। इसी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके जितने भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जैसे कि मोबाइल, रेडियो, टेलीविज़न, वो सारे इसी प्रिंसिपल पर ही बेस्ड हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही आपकी कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा सोर्स है। तो देखिए बच्चों, 9th प्रॉपर्टी ज़रा समझ लेते हैं। चार्ज इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज हमेशा मास से मिलकर बना होता है। इसका मतलब किसी बॉडी पे अगर मास होगा तभी उस पर चार्ज हो सकता है। तो देखते हैं कुछ पार्टिकल्स के बारे में। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, तो आपको पता है इन पे मास होता है, तो इसका मतलब इन पे चार्ज भी होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन पे मास और चार्ज दोनों ही होते हैं जैसा कि आप जानते हैं। बट यहाँ पे न्यूट्रॉन्स और एक्सरेज ये कुछ पार्टिकल्स हो गए, तो इसका मतलब मैं ये कहूँ इन पे आपका मास होता है बट इन पे चार्ज नहीं होता है। अब बात की जाए कि ये है फोटॉन्स और ग्रेविटॉन्स, तो इनका रेस्ट मास 0 माना जाता है। इसका मतलब इन पे मास नहीं होता है, तो इसका मतलब अगर मास नहीं होगा तो चार्ज भी इनके पास नहीं होगा। अब देखें, क्या कोई ऐसा पार्टिकल्स है जिस पे चार्ज हो बट मास ना हो? तो ऐसा कोई पार्टिकल्स नहीं है। तो इसके बाद आगे समझेंगे चार्ज प्रोड्यूस बाय 3 मेथड। चार्ज जो है आपका 3 मेथड के द्वारा प्रोड्यूस किया जा सकता है, जिनमें पहला मेथड है फ्रिक्शन, सेकंड कंडक्शन और थर्ड है इंडक्शन। अब देखें, फ्रिक्शन तो आपको पता है, किसी बॉडी को रब कर लीजिए तो इससे रबिंग के द्वारा कुछ आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। इससे भी कोई बॉडी चार्ज होती है। कंडक्शन क्या है? कंडक्शन प्रोसेस देखो मैंने यहाँ समझाया है। मान लीजिए एक चार्ज बॉडी है, दूसरी अनचार्ज बॉडी है। अगर चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से आप टच करा देते हैं तो आप देखते हैं कि दोनों बॉडी पे चार्ज जो है इक्वल अमाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसका मतलब आपने इस चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से टच कराया तो जितना चार्ज इस पे था उतना ही चार्ज उस पर ट्रांसफ़र हो गया, और ये चार्ज जब तक फ्लो होता रहता है जब तक कि दोनों बॉडी पे चार्ज इक्वली डिवाइड ना हो जाए। इसके बाद अगला जो प्रोसेस है वो है इंडक्शन। तो इंडक्शन में क्या होता है, मान लीजिए एक अनचार्ज बॉडी है, एक चार्ज बॉडी है। जैसे ही आप चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास में लेकर आते हैं और टच नहीं कराते हैं तो आप ये देखते हैं कि अनचार्ज बॉडी पर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि इस पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स दोनों थे, लेकिन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस पे दोनों था, बट वो इक्वल था। तो जैसे ही आप चार्ज बॉडी को पास लेकर गए तो पॉजिटिव चार्ज एक साइड आ गया और नेगेटिव चार्ज से रिपल होके दूसरी साइड भाग गया। अब इसके बाद हमने देखा कि अगर मैं इस बॉडी को दोबारा पीछे खींच लूँ, दोनों को एक दूसरे से फिर अलग कर दिया जाए, तो ये वाली जो बॉडी है फिर से न्यूट्रल हो जाती है। तो इसका मतलब जब आप इसके पास ला रहे हैं तभी तक ये बॉडी जो है चार्ज को इंड्यूस कर पा रही है, लेकिन जैसे ही पीछे हटाते हैं तो चार्ज डिसअपीयर हो जाता है। तो अब चार्ज इस बॉडी को हमेशा के लिए चार्ज करने के लिए आप इसे अर्थिंग दे दीजिए, क्योंकि अर्थ से कुछ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ आके इसको न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल 0 माना जाता है। इसके बारे में हम चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे कि जैसे ही मैंने इसको अर्थिंग किया और इस चार्ज जो आपका प्लेट्स है इसको मैंने इसके पास में ही रखा है, इसे दूर नहीं करेंगे, पास में ही रखना है, तो हम देखेंगे नेगेटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज ख़त्म होने के बाद इस पर पॉजिटिव चार्ज बचा है। फिर चाहे तो आप अब इसे दूर हटा लीजिए, तो ये बॉडी हमेशा के लिए परमानेंटली चार्ज हो जाएगी।